नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजेनको के कोल माइंस को लेकर, और जो उसमें विवाद हो रहा है अभी तमनार के मुड़ा गांव में। हालिया विवाद ये है कि वहाँ बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे वहाँ का पर्यावरणीय जो ताना बाना है पूरी तरह ध्वस्त हो रहा है। और ध्वस्त तो वैसे पूरे रायगढ़ जिले में हम देखें तो अराजक औद्योगिकीकरण की वजह से, जो है खनन परियोजनाओं की वजह से लगातार हो रहा है। लेकिन अभी जो हालिया मामला है उसको लेकर कुछ तथ्यों के साथ जो विनय पांडे जी लगातार काम कर रहे हैं, मुनादी के जो है संपादक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो विनय पांडे जी पास कुछ डेटा हैं, और इसके अलावा ये जो हालिया विवाद है महाजेनको का, जिसके एमडीओ अडानी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ जानकारी है। सबसे पहले विनय भाई, जिस तरीके से अभी जो वृक्षों की कटाई को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, और ग्रामीण वहाँ पे मौके पे धरने पर बैठे हुए हैं, जिन वृक्षों की कटाई हो चुकी है वो बाहर नहीं निकालना है, वो बाकायदा धरने बैठे हुए हैं। एक बड़ा जो है विरोध हम देख रहे हैं, उसमें ग्रामीण भी हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, और वो तमाम लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो विवाद है महाजेनको का, ये जो गारेपेलमा सेक्टर 2 का है, इसके बारे में बताइए। कब ये शुरू हुई प्रक्रिया महाजेनको को देने की, कब एलोकेट हुआ, और ये कहाँ से चीज़ें बिगड़ती गई हैं? ये दरअसल 2015 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको महाजेनको को अलॉट किया था। और महाजेनको को अलॉट करने के बाद 2016 में इसे इसके टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर बोलते हैं, टीओआर को ग्रांट किया गया। इसके बाद 2017 में एमओएफसीसी मतलब एमओईएफसीसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसको क्लियरेंस दिया। पर्यावरण स्वीकृति मिली? पर्यावरणीय स्वीकृति? पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली। उसको वो किया, मतलब उसको क्लियरेंस दे दिया कि आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, हरी झंडी दे दिया उसने। हाँ, हरी झंडी दे दी। इसके बाद इसका जन सुनवाई 2019 में हुआ। हालांकि जन सुनवाई पहले भी 2017 में भी होना था, लेकिन उस समय विधानसभा के चुनाव थे, और तत्कालीन सरकार ने ये देखा कि यहाँ पे बहुत विरोध हो रहा है, स्थानीय लोग उसी समय से विरोध कर रहे थे। तत्कालीन सरकार, क्लियर करते चाहिए, तत्कालीन सरकार मतलब भाजपा की थी। हाँ, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर 2017 में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ तत्कालीन भाजपा नेता नंद कुमार साय खुद वहाँ पहुँच गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम जन सुनवाई नहीं होने देंगे। इसके बाद फिर सरकार बदल गई। 2018 में फिर इसके जन सुनवाई की सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन वो भी टल गया किसी कारण से। इसके बाद 2019 में ये जन सुनवाई वहाँ हुई, डोल नारा बोलते हैं वो जगह पे, जहाँ महाजेनको की जन सुनवाई हुई। और वो जन सुनवाई ऐसी हुई कि ऐतिहासिक थी। सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे थे, उन्होंने एक घेरा बनाया हुआ था, और जन सुनवाई स्थल जो था, जहाँ पे प्रशासन ने जन सुनवाई के लिए टेंट वगैरह बनाया हुआ था, वहाँ कोई ग्रामीण नहीं गया। वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ कोई आपत्ति करने वाले एक दो लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके समर्थन में वहाँ पे वो दिए। और जो दूसरे लोग हैं, उनका कहना है कि वहाँ पे जो प्रशासन के टेंट वाले थे, प्रशासन के जो और खाना बनाने वाले लोग थे, उन लोगों से ही अपना वो दे करके, उनसे मंतव्य लेकर के, मतलब ये घोषणा कर दिया गया कि हाँ भाई, वो पर्यावरणीय जो जन सुनवाई है वो हो गई। इसके बाद इसको क्लियरेंस 2019 में ही क्लियरेंस मिल गया। जो ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, वो ये एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन है जो क्लियरेंस देती है? हाँ, बिल्कुल, ये केंद्र सरकार के अधीन है। 2022 में 2019 में फिर इसको यहाँ से एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने इसको यहाँ से भेजा सरकार के पास कि इसको क्लियरेंस दे। तो 2022 में इसको जो पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने उसको क्लियरेंस दे दिया। 2023 में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस था, जो वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, वो भी उनको मिल गया। 2023 में, जनवरी 2023 में ये फाइनल, वो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस था उनको मिला। लेकिन
कुछ संस्थाएं जो यहाँ पे सामाजिक रूप से काम करती, जो एनजीओ काम कर रहे हैं, एनजीओ यहाँ काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वो लोग इस पूरे मामले को लेकर के एनजीटी चले गए। एनजीटी में सारी बातों पे बात हुई, क्लाइमेट चेंज से लेकर के यहाँ पे जो वन्य जीव हैं, वनोपज, और इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी बात जो है FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत वनाधिकार पट्टे मिलते हैं। वनाधिकार पट्टे में कई लोगों को पट्टे मिल गए, कई लोगों के दावा आपत्ति अभी भी मतलब अभी तक वो निराकृत नहीं हो पाए। 3 से मुद्दों को वहाँ पे उठाया गया। ग्राम सभा की बात हुई तो ग्राम सभा की बात को भी उठाई गई कि ग्राम सभा में इन्होंने, जो कंपनी ने वहाँ बताया था कि ग्राम सभा की अनुमति ली गई, वो अनुमति लेना तब बताया था जब कोरोना काल था। अच्छा, ये बताइए, जब ग्राम सभा की अनुमति वाली जब बात होती है तो अभी एक लिस्ट आ रही है, करीब 17-18 गांवों की लिस्ट आ रही है कि इन्होंने जो है ग्राम सभा की बैठक हुई और उसमें इनको अनापत्ति मिली है। तो ये क्या है कि क्या ये अनापत्ति ली गई है या ऐसी फैब्रिकेटेड हैं चीज़ें? ये अनापत्ति ली गई, ये दावा कंपनी की तरफ से किया जाता है, लेकिन इस बात को यहाँ एक वो है सामाजिक कार्यकर्ता है राजेश त्रिपाठी, जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं। वहाँ पे वो वहाँ के लोगों की बात करते हैं, इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। उन्होंने RTI लगाया था उन तमाम ग्राम पंचायतों में जहाँ की बातें कही जा रही हैं कि वहाँ से वो पास हुई हैं। लेकिन वहाँ के कई ग्राम पंचायतों ने ये लिख करके दिया कि उस समय चूंकि कोरोना काल था, हमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम ग्राम सभा कैसे कर सकते थे। उस तारीख, जो तारीख वहाँ दी गई, उस तारीख से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक भी कोई बैठक ऐसी ग्राम सभा की नहीं हुई जिसमें महाजनों को कोई क्लियरेंस दिया गया हो। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई सारे ऐसे ग्राम सभा, मतलब बाद में जो ग्राम सभा आयोजित की गई, उसमें कई ग्राम पंचायतों ने बाकायदा ग्राम सभा में इस बात का विरोध किया कि महाजनों को वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे तथ्य हैं। इसी पे एनजीटी ने इसको क्वैश कर दिया, पूरी तरह से रद्द कर दिया। इनके जो वो थे, क्या जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिला था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। इसके बाद उस एनजीटी के जो ऑर्डर थे, उस ऑर्डर के खिलाफ जो कंपनी है महाजनको, वो सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2025 में 15 मार्च 2025 को ये इसका सुनवाई होना था। वहाँ महाजनको ने विड्रॉ कर लिया अपने अपील को, और उन्होंने EAC जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी होता है, उसको पत्र लिखा और फिर से एनजीटी के जो प्रावधानों, जो एनजीटी का आदेश था, उन आदेशों को पर पुनर्विचार करने के लिए उसने पत्र लिखा। एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी की फिर बैठक हुई। इसके बाद एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने उसको पास कर दिया। ये 15 मार्च 2025 के बाद का घटनाक्रम, 2024, क्योंकि अभी 25 की बात हुई थी, 2024 है ये, 15 मार्च 2024 की घटना है ये। जी, तो इसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इन लोगों ने भी इनको वो दे दिया, क्लियरेंस दे दिया। मतलब ये जो क्लियरेंस आया हो बैकडोर से आया। और इस क्लियरेंस के अगेंस्ट भी फिर से एनजीटी में सामाजिक संगठन और स्थानीय ग्रामीणों का कुछ समूह है, वो फिर से एनजीटी में गई है। अच्छा, जब इस तरीके की जो चीज़ें, तथ्य बता रहे हैं आप, और अभी जो 4 दिन पहले से जो पेड़ कटाई वहाँ पे, और इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पुलिस फोर्स और पूरी सत्ता की ताकत, सारी चीज़ें हम देखते हैं, और वहाँ पे पेड़ कटाई का जो है काम शुरू हो जाता है। बड़ी निर्दयता से पेड़ काटे जा रहे थे। अब जो विरोध शुरू हुआ है ग्रामीणों का, फिर जो भी विपक्ष में है कांग्रेस, उनके विधायक खुद गई, यहाँ के सत्ता पक्ष के भी पूर्व विधायक वहाँ गए, सत्येंद्र राठिया जी विरोध किए। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या अभी इनको उतने क्लियरेंस मिला नहीं और काटना शुरू कर दिया इन लोगों ने? नहीं, वैसे टेक्निकली देखेंगे तो क्लियरेंस तो मिला हुआ है। इनको जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने कर दिया, इसके बाद जो मंत्रालय है, इससे संबंधित मंत्रालय, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उन्होंने क्लियरेंस दिया हुआ है। तो ये टेक्निकली तो इनको वो है। लेकिन मामला चूंकि फिर से एनजीटी में चला गया, इससे पहले कि एनजीटी का दूसरा सुनवाई हो या वहाँ से कोई ऐसा आदेश आ जाए फिर से जो इनके लिए मुश्किल हो जाए, तो उससे पहले ये इस बात को
कर लेना चाहते हैं। इसीलिए ये मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में 4 बजे भोर में जा करके इस तरह से गांव को सील कर देना, इसके बाद पेड़ों की कटाई करना, इस तरह का काम किया गया। अब एक सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, स्थानीय लोग पहले उठाए, फिर विपक्ष वहाँ पे खड़ा हुआ पूरी ताकत के साथ, तो 24 घंटे तक तो कोई कुछ नहीं कहा, सत्ता पक्ष का एक बयान नहीं आया। लेकिन जैसे पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ पहुँचते हैं, अपने विधायकों के साथ घटनास्थल पहुँचते हैं, तो जब वापस होते हैं वहाँ से, उसके बाद जो अभी सांसद हैं राधेश्याम राठिया जी, उनका बयान आता है और वो 4 सवाल पूछते हैं इनसे, दीपक बैज जी से, कि आपकी सरकार थी 18-23 तक, तो ये आपके कार्यकाल के दौरान सारे क्लियरेंस मिले हैं, तो क्या ये सवाल जायज़ हैं? दरअसल जो सांसद हैं या भाजपा के जो लोग हैं, वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनकी अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे शायद, इसलिए वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल होता नहीं। अगर आप देखें तो EAC एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी में सारे केंद्रीय जो केंद्र के अधीन जितने भी वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अधिकारी रहते हैं और केंद्र से संबंधित ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, जिसमें बैकडोर से क्लियरेंस, आप कह सकते हैं कि बैकडोर से क्लियरेंस है, बैकडोर से क्लियरेंस देने वाले जो EAC के लोग हैं। जहाँ तक जन सुनवाई की बात है, जन सुनवाई तो ये प्रक्रिया है, उसको कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती। अड़ंगा लगा सकती है, जो 1-2 बार लगा भी है अड़ंगा, जहाँ लोग बताते हैं कि 1-2 बार होने वाला था, काट दिया गया, तो वो अड़ंगा लगा सकती है और उसको रोक नहीं सकती। और आपको पता होगा कि 2019 में जब जन सुनवाई हुई थी, कितना लोगों में आक्रोश था, किस तरह से इस परिस्थिति थी। अगर दूसरी सरकार होती तो लाठियां चलती, जो पहले चल चुकी हैं, लाठियां चली हैं, लोग पीटे गए हैं, स्थानीय लोग भगाए गए हैं। उस समय ऐसा नहीं होने दिया गया। उस समय के तत्कालीन SP संतोष सिंह साहब थे और तत्कालीन सरकार भी, इन लोगों ने पूरे धैर्य के साथ सारे घटनाक्रम को वो टैकल किया, अच्छे तरीके से टैकल किया और कोई उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आने नहीं थी। तो और ये इनका मतलब ये काम तो क्षेत्रीय वन पर्यावरण का होता है, कार्यालय का है, वो यहाँ से करवा करके भेजती है। इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, उनको करना ही पड़ेगा। अगर संबंधित जो उद्योग है, कंपनी है, अगर कोर्ट में चली जाएगी तो इसका फजीहत हो जाएगा। अच्छा, ये जो सवाल रेज किए गए, 4 सवाल पूछे गए भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के जिलाध्यक्ष ने, राधेश्याम राठिया सांसद है उन्होंने, और अब तो एक लंबी फहरिस्त उन्हीं सवालों को लेके कांग्रेस के पीछे पड़ी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस, भाजपा ये कहती भी है कि ये आपके समय का हुआ है, तो अब तो सरकार को हटा दिए ना, कांग्रेस को तो हटा दिया गया है, अब तो आप हो सत्ता में, बीजेपी सत्ता में है, वो इन चीज़ों को क्यों होने दे रही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। भाजपा का किसी नेता का कोई भी नेता विरोध करता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये MDO अडानी को मिला हुआ है। किसी भी भाजपा नेता की हिम्मत नहीं है कि वो इनका विरोध कर दे। वो तो सत्यानंद राठिया के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो वो कम से कम दिखावे के लिए सही वहाँ चले गए और अपना वो गिरफ्तारी देने का नाटक कम से कम कर लिया उन्होंने। और दूसरे ये है कि पूरी सरकार और पूरी भाजपा यहाँ से लेकर टॉप टू बॉटम अडानी के विरोध में कोई नहीं बोल सकता। आप देखे होंगे कि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो अडानी की तरफ से स्टेटमेंट बाद में आया, पहले भाजपा के लोग उसको डिफेंड कर रहे थे। माधुरी बुच जो सेबी की वो थी, डायरेक्टर थी, उनके ऊपर आरोप लगा और माधुरी बुच ने स्वीकार किया, हाँ सही है रिपोर्ट, लेकिन भाजपा के लोग उनको डिफेंड करते नजर आए। तो ये भाजपा के लोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। सवाल जो पूछ रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस की अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं। और अगर कांग्रेस के लोग या जिनसे सवाल पूछा रहा है वो लोग अगर पलट के जवाब देना वो कर दें तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का आपसी मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो राजनीति अपने तय चल रही है। अब एक आखिरी सवाल जो ये बनता है कि क्या जो पर्यावरण के प्रति चिंतित
दिखते हैं हमारे जनप्रतिनिधि हों, सरकारें हों, ये सारी चीज़ें, क्या ये नौटंकी है? क्या ये सत्ता का दोहरा चरित्र है? राजनीति का दोहरा चरित्र है कि जो एक तरफ बात करते हैं कि पेड़ लगाओ, एक तरफ बात करते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण को शुद्ध करो, और दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर जो है पेड़ों की हत्या हो रही है। ये मतलब ये जिंदा पेड़ों की हत्या की श्रेणी में आता है। ये इतना बड़ा जो है तो काम हो रहा है, और उसको इस तरीके से कोई सत्ता पक्ष डिफेंड कर रहा है, और उसमें राजनीति का एक दौर चल निकला है। कितना खतरनाक है ये इस अंचल के लिए। ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस एटलीस्ट विरोध में आई, चाहे राजनीतिक कारणों से ही आई होगी, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो बड़े बड़े यहाँ कंपनियां हैं, जिनके खजाने हैं, जिनके उद्योग हैं, थापर ग्रुप, जिंदल ग्रुप, मोनेट, हिंडाल्को, और ये खजाने बिना पेड़ काटे तो बनती नहीं, पेड़ काटते बिना पेड़ काटे तो खुदेंगे नहीं। तो सब हुई है, लेकिन कभी कोई भी राजनीतिक नेतृत्व, इवन जब कांग्रेस थी तो भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया, जब भाजपा थी तो कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। वो दोनों की मिली भगत से चलती रही है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से ही सही खुल करके सामने आई है। और मैं कहना चाहता हूँ, कीप इट अप, उसको आगे बढ़ाओ। किसी की भी सरकार रहे और कोई भी उद्योगपति रहे, तो पर्यावरण को लेकर, चूँकि यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित तो है, रहने लायक जगह नहीं रह गया धीरे धीरे। यहाँ मतलब पर्यावरण मंत्री यहीं के हैं, और तमाम चीज़ें हैं, और ये अभी तुरंत से शुरू भी नहीं हुआ कि पर्यावरण तुरंत खराब हुआ है। बहुत दिनों से सतत प्रक्रिया चली आ रही है। तो पर्यावरण की चिंता करना जायज़ है, लोग करें और तमाम चीज़ें करें, लेकिन एक पेड़ लगा करके 1000 पेड़ काटने का समर्थन न करें। अगर पर्यावरण की चिंता है तो, अगर नहीं चिंता है तो कोई नहीं है, वो एक पेड़ भी मत लगाओ। जैसा चलता है चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। और जो सच जो सामने आ रहा है, हाँ, इतने विभत्स स्वरूप में, वो और विभत्स होता जाएगा। विभत्स होता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी बातचीत करने के लिए, और जिस सिलसिलेवार तरीके से आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले की, बहुत अहम जानकारी है और तथ्यों के साथ आपने बात की है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम पर्यावरण की चिंता करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ईमानदार दिखना पड़ेगा। कहीं तो आप ईमानदार दिखें, और इस तरीके से जो सैकड़ों जिंदा दरख्तों की जो निर्मम हत्या हो रही है, इस हत्या को रोकने के लिए कम से कम कुछ तो कदम उठाएं, कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारे यहाँ के लोग कम से कम सांस ले सकें, सांस लेने लायक उनको हवा मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।